गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब जो एरिया है ये वाले, जो आपका आरआरबी और यूपीपीएससी एई में 25 क्वेश्चन वाला सेट जो है उसके लिए कॉमन है। ईएससी के लिए नहीं है, पर ईएससी वालों को इस क्लास का एक्सेस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो यूपीपीएससी एई देने वाले हैं, कुछ आरआरबी वाले भी हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे जीएस क्वेश्चन, कॉमन जीएस जो सारे एग्जाम में आता है वो वाला एरिया। आरआरबी के लिए, यूपीपीएससी एई, एसएससी, इन सब के लिए कॉमन है। ईएससी में ये वाला एरिया एनवायरनमेंट वगैरह कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो काम के हैं, बाकी ईएससी के लिए डेडिकेटेड नहीं है ये। ईएससी को एक्सेस इसलिए है क्योंकि वो आरआरबी और यूपीपीएससी एई भी दे रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट। और यूट्यूब पे भी जो बच्चे वो पीडीएफ वगैरह डिमांड करते हैं, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, जो वीडियो जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। तो टेलीग्राम वगैरह पे पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ मैं, जो पीडीएफ वगैरह हैं क्लास के वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। यूपीपीसीएस पेपर की आप डिमांड कर रहे थे। यूपीपीएससी एई के लिए पीसीएस का पेपर लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, पर जिसको लगाना हो पूरा सॉल्व पेपर जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया है मैंने अभी। यूपीपीसीएस 2024 का आंसर की के साथ जो पेपर है वो टेलीग्राम पे अभी डाल दिया है, जो लगाना चाहे देख सकता है वहां से। क्लियर है? शुरू करें क्वेश्चन। बाकी यूपीपीएससी एई आरआरबी वाले जो स्टूडेंट हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो रिवीजन और क्वेश्चंस पर लगाएं। अब जो टाइम उनके पास बचा है, जो भी 70-80% सिलेबस कवर कर चुके हैं, 100% सिलेबस के चक्कर में ना पड़ के रिवीजन और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, 70-80% सिलेबस जिनका भी तैयार है, रिवीजन और क्वेश्चन पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 100% सिलेबस जरूरत नहीं है फिर वहाँ पर। और जो मुझे लग रहा है यूपीपीएससी एई में 50 से 55% स्कोर अगर कर रहे हैं, क्वालिफाई हो जाना चाहिए इतने में। 50 से 55% अगर स्कोर कर रहे हैं, क्वालिफाई हो जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत करेगा नेगेटिव मार्किंग। लोग ज़्यादा स्कोर के चक्कर में अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे, नेगेटिव ज़्यादा लाएंगे, वहीं गड़बड़ होगा। और ये चीज़ आप टेस्ट सीरीज से भी देख सकते हो। टेस्ट जो आप लगा रहे होंगे, अच्छा खासा स्कोर बन रहा होगा, नेगेटिव की वजह से स्कोर नीचे जा रहा होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यूपीपीएससी एई में इसी चीज़ की आएगी। ठीक ठाक तैयारी है, आराम से 50-55% स्कोर आ रहा होगा, पर निगेटिव क्वेश्चन इतने कर देंगे, निगेटिव की वजह से बाहर होंगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, तैयारी सबकी एक जैसी रहेगी, पर निगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में, ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में निगेटिव आपको बाहर करेगा, जिनको भी दिक्कत करेगा। रिजल्ट जब आएगा तो देखना, कई लोग अच्छा तैयारी होगी, ठीक स्कोर आ रहा होगा, ज़्यादा अटेम्प्ट कर देंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जीएस पेपर में भी यही समस्या है, और यूपीपीएससी एई में भी। जहां सिलेबस थोड़ा एब्सर्ड सा हो, बहुत सर्टेनिटी ना हो, वहां नेगेटिव ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। कुछ तुक्के तो लगाते हैं, कुछ तुक्के लगते भी हैं। कैसे? किसी क्वेश्चन में 80% श्योरिटी है कि ए लगाएं या बी लगाएं, वहां तो अटेम्प्ट करोगे, वहां अटेम्प्ट करना भी चाहिए। 80% से ज़्यादा श्योरिटी किसी ऑप्शन में हो तो वहां रिस्क लेना चाहिए, उसको अटेम्प्ट कर दो। पर ऐसे क्वेश्चन जहां 50-50% चांस लग रहा है ए होगा कि बी होगा, उनको मत करिए। नेगेटिव मार्किंग जहां पर है, 50-50% चांस वाले क्वेश्चनों को नहीं करना। रिस्क लेना है केवल उन क्वेश्चन में जहां 80% से ज्यादा श्योरिटी लगती हो, 80% से ज्यादा श्योरिटी जहां पर हो। इसके अलावा कुछ बच्चे जो बहुत कम मैसेज आ रहे हैं, बिहार का कोई एग्जाम होना है, उसके अलावा और भी कुछ पेपर है, एसएससी जेई है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आरोहन का न्यू जीएस बैच है, जो आरोहन का न्यू जीएस बैच है, वही करना है उनको। न्यू जीएस बैच 2025 लिखा होगा, वही वाला बैच मतलब का है। अब जो लाइव क्लासेस हैं, इसमें जो लाइव एक्सेस ऑलरेडी दिया हुआ है, और भी आगे के सब्जेक्ट इसमें चलते जाएंगे। तो जो छोटे मोटे एग्जाम आ रहे हैं, न्यू जीएस बैच 2025 वाला जो है, उससे कवर होता जाएगा। इस वाले बैच में अभी जल्दी में जो हुआ था, पॉलिटी हो गया था, लाइफ साइंस हो गया था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो गया था लाइव में, ये सब लाइव पढ़ाया था। जीके एंड करंट अफेयर मार्च तक का हो गया, अब उसके आगे का अपडेट होगा। एनवायरनमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया था। अब इसके अंदर जो लाइव सब्जेक्ट कराए जाएंगे, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, आईसीटी होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईसीटी होगा, और एनवायरनमेंट का जो पोर्शन रह गया है वो। इसके अलावा करंट अपडेशन लाइव में भी ये चीजें होनी है, क्योंकि यूपीपीएससी एई बीच में एग्जाम आ गया तो उसका सिलेबस कवर करने लगे, अभी लाइव में ये एरिया होंगे।
पिछले बार जो लाइव कराया था हिस्ट्री वगैरह वो पढ़ा भी हुआ है इस बैच के अंदर। इस बैच में पिछले ईयर का हिस्ट्री वगैरह जो पढ़ाया था वो अवेलेबल भी है, कोई चाहे तो रिकॉर्डिंग कर ले या चाहे तो लाइव कर ले, जैसे जिसको सही लगे, क्योंकि हिस्ट्री लाइव में भी वही होगा जो लास्ट ईयर हुआ था। ऑलरेडी ये दे रखा है मैंने, लास्ट टाइम जो कराया था पिछले बैच में वो एक्सेस भी इस बैच में पड़ा हुआ है। तो हिस्ट्री तो बदलेगा नहीं, लाइव में होगा तब भी वही होगा, हिस्ट्री कुछ चेंज तो नहीं होगा, ज्योग्राफी भी वही रहेगा, आईसीटी में बदलना नहीं है। तो जो सब्जेक्ट ये वाले हैं जो लास्ट टाइम कराए थे ऑलरेडी अवेलेबल हैं फोल्डर में, कोई रिकॉर्डिंग से कर सके करे, लाइव का वेट कर रहे हैं तो लाइव में भी ये वाले होने हैं, अभी ये वाले हाल फिलहाल में करा रखे हैं लाइव के अंदर। बस पॉइंट वही है, सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ते जाएं, क्वेश्चन लगाते जाएं। सवाल पे आ जाएं। देखो लास्ट क्वेश्चन कल हमने किया था, नासा और इसरो का कोलैबोरेशन निसार प्रोग्राम बताया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इस नाम से रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के नाम से रिपोर्ट कौन जारी करता है? बोलो नाम। एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये रिपोर्ट इनमें से कौन सी संस्था जारी करती है? जेंडर गैप मतलब क्या? मैन विमेन, मेल फीमेल में कितना गैप है, पॉलिटिकल पावर में देखें, बिजनेस में देखें, कितना गैप है, महिलाएं पुरुष से कितनी पीछे रह गई हैं, गैप कितना है दुनिया में। तो ये रैंक जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। What is the name of the third generation main battle tank? इनमें से थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक कौन है? डीआरडीओ ने बनाया। इसमें से टैंक का नाम। एक क्वेश्चन और, ये किसी पेपर में आएगा अभी 1-2 महीने बाद जो एग्जाम होंगे उनमें पूछेगा, अमेरिका ईरान के बीच जो पीस टॉक चल रही है इसको होस्ट किसने किया है? ये नोट कर लो जरा एक क्वेश्चन, अमेरिका ईरान पीस टॉक। करंट वगैरह की देखो, कुछ कुछ न्यूज में टेलीग्राम में शेयर करता रहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है करंट अफेयर वगैरह रिलेटेड टेलीग्राम में शेयर करते रहते हैं। तो अमेरिका ईरान पीस टॉक अभी देखो हुई है, फिर 19 को दोबारा आगे बढ़ेगी, सेकंड राउंड की जो टॉक होनी है 19 अप्रैल को फिर होगी। इसको होस्ट कौन कर रहा है? इजिप्ट? क्या आंसर कर रहे हो? नो, कल अभी हुई है, 19 को फिर होना है सेकंड राउंड। तो जो लगातार टेंशन बढ़ रही है अमेरिका ईरान के बीच, तो कोशिश कर रहे हैं कि शांति बहाल हो जाए, और अमेरिका ये कंडीशन लगा रहा है ईरान पे कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ो, क्योंकि अमेरिका को ये इस बात का खतरा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के बहुत करीब पहुंच चुका है, न्यूक्लियर वेपन लगभग ये बना चुका है, तो अमेरिका को ये खतरा है। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना इसका मोटिव है। तो पीस टॉक, शांति वार्ता कहां पर चल रही? ओमान ने इसको होस्ट किया है, इसको होस्ट किया है ओमान ने, नोट कर लो जरा ये। इंडिया नहीं भाई, ओमान, अभी तो चल रहा था, न्यूज में है बहुत, ओमान। इसमें से टैंक कौन है? अर्जुन, मेन बैटल टैंक, इसका नाम है अर्जुन, मेन बैटल टैंक, मेन बैटल टैंक अर्जुन, डीआरडीओ का बनाया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? अभी इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया, बोलो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सही स्टेटमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं मैं इसमें, ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं, सीधे सीधे बताइए क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। ये जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब उनको यही डिसाइड करता है। ये 12 सदस्यीय बॉडी होती है जिसमें आरबीआई गवर्नर होते हैं और रिकंस्टिट्यूट हर साल इसका गठन किया जाता है। ये वित्त मंत्री के चेयरमैनशिप में काम करती है, इसके चेयरमैन वित्त मंत्री होते हैं। क्या सही क्या गलत? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी 2 दिन पहले सुने हो, 2-4 दिन पहले, कि रेपो रेट 0.25 बेसिस पॉइंट घटाया गया, एमपीसी ने ये डिसाइड किया है, और पढ़ाया भी हुआ है जीके करंट अफेयर में, बैंकिंग के अंदर हमने ये शुरू में ही पढ़ाया हुआ है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो इंटरेस्ट रेट वगैरह को डिसाइड करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पहले आरबीआई अकेले करता था, बाद में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई थी 2016 के आसपास। अब ये काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। करेक्ट हो गया। दूसरा, ये 12 मेंबर बॉडी नहीं है, ये 6 मेंबर बॉडी है। 6 सदस्य होते हैं, यहाँ पर 6 मेंबर होते हैं, उसमें भी 3 आरबीआई के होंगे और 3 होंगे नॉन आरबीआई। 3 आरबीआई के होंगे, 3 नॉन आरबीआई के होंगे। आरबीआई वाले में से भी इंक्लूडिंग एक तो गवर्नर होंगे और एक डिप्टी गवर्नर भी होंगे। तो 3 मेंबर आरबीआई के लिए जाएंगे, उसमें गवर्नर तो होंगे ही, एक डिप्टी गवर्नर भी होंगे। तो 6 मेंबर जो होते हैं उसमें 3 आरबीआई से आते हैं, 3 नॉन आरबीआई के होते हैं। नॉन आरबीआई से कौन होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आरबीआई वाले में एक गवर्नर जरूर होंगे, डिप्टी गवर्नर जरूर होंगे। जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो ही इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो आरबीआई गवर्नर 6 मेंबर में एक मेंबर भी हैं और वो इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो वित्त मंत्री यहाँ चेयरमैन नहीं होती, आरबीआई गवर्नर चेयरमैन होते हैं। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, निर्णय कैसे करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? जो मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी वो निर्णय होगा। और अगर टाई हो जाए, अगर बराबर बराबर वोट पड़ जाए, तो जो आरबीआई गवर्नर हैं वो कमेटी के चेयरमैन भी हैं। एक बार वो वोट करते हैं नॉर्मल मेंबर के तौर पर, अगर टाई हो जाए तब वो दोबारा वोट कर सकते हैं चेयरमैन के तौर पर। टाई होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर दोबारा यहाँ वोट कर देंगे चेयरमैन की हैसियत से। तो पहला वोट होगा नॉर्मल वोट के तौर पर, अगर मेजॉरिटी आ गई तो चेयरमैन वाले वोट की जरूरत ही नहीं है, और अगर टाई हो गया तब वो चेयरमैन वाली पावर का यूज करके दोबारा वोट कर सकते हैं। और साल में कम से कम 4 बैठक जरूरी है, एमपीसी की कम से कम 4 बैठक साल में जरूरी है। बैठक में वो रेट चेंज करें या ना करें, पर 4 बैठकें साल में मैंडेटरी हैं। तो जनरली देखा जाता है हर क्वार्टर में ये लोग बैठक कर लेते हैं। हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने पे बैठक कर लेते हैं। अगला सवाल, इंडिया हाल फिलहाल में इनमें से किसका मेंबर बना था? न्यूक्लियर प्रोग्राम, जीके करंट अफेयर में न्यूक्लियर इश्यूज पढ़ाए थे हमने, उसमें बताया था। एक तो ग्रुप है एनपीटी, एक ये ट्रीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अगर इंडिया इसको साइन कर दे तो न्यूक्लियर वेपन हमको छोड़ने पड़ेंगे। तो इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इन कंट्रीज ने एनपीटी को साइन नहीं कर रखा। एनपीटी एग्रीमेंट अगर आपने साइन कर दिया, आपको न्यूक्लियर वेपन छोड़ने पड़ेंगे। एनपीटी, तो कुछ कंट्री हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाए पर वो एनपीटी का हिस्सा नहीं है। इंडिया एनपीटी का पार्ट नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, इजराइल भी नहीं है। अब इन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बनाए हुए हैं पर ये एनपीटी को साइन नहीं किए। अगर ये एनपीटी को साइन करेंगे तो ये बाउंडेशन लग जाएगी कि न्यूक्लियर वेपन इनको छोड़ना पड़ेगा। तो एनपीटी का ये सब सदस्य नहीं है। एनएसजी, इंडिया ने 1974 में पोखरण में पहली बार इंदिरा गांधी के समय में स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम से जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूक्लियर वेपन जो ट्रायल किया था, उसके जस्ट बाद ये ग्रुप बन गया था एनएसजी। कि रिस्क बढ़ रहा है दुनिया में न्यूक्लियर वेपन बनाने का, तो इंडिया ने बनाया तो पाकिस्तान भी बनाएगा। तो कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया एनएसजी के नाम से कि हम न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर से जुड़ी टेक्नोलॉजी ऐसे किसी कंट्री को दे ही ना जो एनपीटी साइन नहीं किया। एनएसजी उन कंट्रीज का ग्रुप है जो न्यूक्लियर मटेरियल या टेक्नोलॉजी ना दें ऐसे कंट्री को जो एनपीटी को साइन ना किए हों। पर एनपीटी साइन करना कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, एक जरूरी क्राइटेरिया है पर मैंडेटरी नहीं है। जैसे फ्रांस एनएसजी का मेंबर जब बना था उसने एनपीटी को साइन नहीं किया था। तो जरूरी क्राइटेरिया है पर मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। तो एनएसजी, इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जब किया था 1974 में स्माइलिंग बुद्धा इंदिरा गांधी के टाइम पर, उसके जवाब में ये बना था कि न्यूक्लियर वेपन ना बढ़ पाए दुनिया में, कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए। इंडिया इसका सदस्य नहीं है। 48 कंट्रीज यहाँ पर मेंबर हैं, इंडिया इसमें नहीं है। हालांकि एनएसजी ने थोड़ा बहुत वेवर इंडिया को दे रखा है न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के पर्पस के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है बिजली बनाना। तो बिजली बनाने के लिए नहीं रोक रहा है, वेपन बनाने के लिए रोक रहा है। न्यूक्लियर वेपन ना बनाओ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाओ, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी का आप यूज भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। यूज मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना, बिजली बनाना, क्लीन एनर्जी होती है वो। उसके अपने ड्रॉबैक हैं, न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह की समस्या है, पर उसको क्लीन एनर्जी माना जाता है। एनवायरमेंट में वो कोई जीएचजी एमिशन या पॉल्यूशन वगैरह को नहीं बढ़ाता।
उस टर्म में क्लीन है। वेस्ट डिस्पोजल वगैरह यहाँ चिंता का विषय होता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर के पर्पज से, बिजली बनाने के पर्पज से प्रमोट करते हैं, न्यूक्लियर वेपन ना बने इसको कहना कहीं रोक लगाते हैं। वस्सेनार अरेंजमेंट एक ग्रुप बताया था हमने, वस्सेनार ग्रुप। वस्सेनार नीदरलैंड में एक जगह, ये कंट्रीज ने ग्रुप बनाया। ये किस पे रोक लगाता है? ये रोक लगाता है डुअल यूज वेपन्स जो होते हैं या कन्वेंशनल आर्म्स, ट्रेडिशनल आर्म्स जो युद्ध में यूज किए जाते हैं, या डुअल यूज गुड्स। डुअल यूज गुड्स मतलब जिनको आप पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज करते हो और डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हो। डुअल यूज गुड्स और कन्वेंशनल आर्म्स, इनके एक्सपोर्ट पे रोक लगाने वाला ग्रुप है। डुअल यूज गुड्स या कन्वेंशनल आर्म्स, इन पे रोक लगाता है वस्सेनार ग्रुप। वस्सेनार नीदरलैंड में जगह जहां ये बनाया गया था। एक और ग्रुप भी होता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। एक और ग्रुप होता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। 1984 में इराक ईरान की वॉर हुई थी, केमिकल वेपन का यूज किया था इराक ने, तो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाता है ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग चीज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के लिए। इंडिया एनएसजी का मेंबर तो नहीं बन पाया। अमेरिका ने कोशिश भी की थी कुछ समय पहले 2016-17 के आसपास कि अमेरिका एनएसजी में आए, तो एनएसजी की मेंबरशिप इंडिया को नहीं मिल पाई, क्योंकि एक क्राइटेरिया था कि एनएसजी का मेंबर बनने के लिए सबका अप्रूवल चाहिए। जितने कंट्री यहाँ सदस्य हैं सबका अप्रूवल चाहिए। चाइना ने अपोज किया था, तो एनएसजी में इंडिया नहीं है। पर अमेरिका के सपोर्ट से हम वस्सेनार ग्रुप में और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में शामिल हो गए थे। और एक और ग्रुप है एमटीसीआर का भी हम हिस्सा हो गए। एनएसजी में इंडिया नहीं है, एनपीटी में नहीं है, एनएसजी में नहीं है, एनपीटी में नहीं है। आज की डेट में हम वस्सेनार ग्रुप में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी हैं, एमटीसीआर में भी हैं। आज हम इन सब का हिस्सा हैं। अभी क्वेश्चन पुराना है वैसे, पर आज हम सी और डी दोनों का हिस्सा है। सी में भी हैं, डी में भी हैं। इस समय इंडिया सी और डी दोनों का हिस्सा है। अभी इंडिया सी और डी दोनों का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी हिस्सा है। थोड़ा सा आपको मैं और समझा देता हूं। ये जो ग्रुप हमने लिखे हैं ये बेसिकली इसका पार्ट है। देखो MECR बोला जाता है। अलग अलग चीजों के एक्सपोर्ट पे लगाम लगाने के लिए अलग अलग ग्रुप है। तो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, इनको MECR कहा जाता है। तो इसके 4 पार्ट हैं। एक है एनएसजी, न्यूक्लियर संबंधित चीजों पर कंट्रोल करना, एक्सपोर्ट पर रोक लगाना। एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन पर रोक लगाना, एक्सपोर्ट पर। इसके बाद है वस्सेनार अरेंजमेंट, डुअल यूज गुड्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करना, वस्सेनार अरेंजमेंट बोलते हैं। और चौथा है एमटीसीआर, ऐसी मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन जो 300 किलोमीटर से ऊपर जाता हो, 300 किलोमीटर से ऊपर जाता हो या 500 किलोग्राम से ज्यादा वॉरहेड कैरी करता हो, उनको रोक लगाना। एमटीसीआर ग्रुप का कोई कंट्री एमटीसीआर के बाहर वाले के साथ ऐसी कोई मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट नहीं डेवलप करेगा जो 300 किलोमीटर से ऊपर जाए या 500 किलोग्राम से ज्यादा वॉरहेड कैरी करे, पेलोड कैरी करे। तो ये 4 अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग चीजों के एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करने वाले। काफी डिटेल में मैंने जीके में पढ़ाया हुआ है। टॉपिक है न्यूक्लियर इश्यूज करके। डिटेल में किसी को सारी चीजें जाननी हो तो एक टॉपिक है न्यूक्लियर इश्यूज, 2 पार्ट में है वो, उसमें सारा बताया वो पूरी कहानी। तो बहुत डिटेल में देखना हो वहां से देख सकते हैं। इंडिया इसमें एनएसजी में नहीं है, इन तीनों में मेंबर है, इन तीनों में इंडिया मेंबर है। और ऊपर एक ऑप्शन एनपीटी था, एनपीटी में भी इंडिया नहीं है, ए वाले में भी नहीं है। क्योंकि एनपीटी अगर आप साइन कर दोगे तो आपको न्यूक्लियर वेपन छोड़ने पड़ेंगे। और हम एनपीटी में इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान भी एनपीटी में नहीं है, इसलिए इंडिया भी एनपीटी में नहीं है। वो रिस्क हम क्यों लेंगे। जीका वायरस डिजीज के बारे में क्या सही है, जीका वायरस के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट वाला बताना है। देख लो पहले ऑप्शन। जीका वायरस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट।
ट्रॉपिकल एरिया में जीका वायरस डिजीज उसी मॉस्किटो के द्वारा फैलती है जिससे डेंगू फैलता है। जीका वायरस डिजीज उसी मॉस्किटो से फैलती है जो डेंगू भी फैलाता है। एक मॉस्किटो है एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी ये कुछ अलग अलग तरह के वायरस कैरी कर सकता है। इसके पास ये क्षमता है, कुछ अलग अलग तरह के वायरस कैरी कर सकता है और अलग अलग बीमारी करा सकता है। ये मॉस्किटो कैरी कर सकता है डेंगू वायरस, इसके अलावा जीका वायरस, इसके अलावा यही मॉस्किटो कैरी करता है येलो फीवर के लिए वायरस। येलो फीवर जो होता है वो वाला वायरस भी यही कैरी करता है। चिकनगुनिया एक बीमारी है, चिकनगुनिया वायरस भी यही कैरी करता है। तो ये मॉस्किटो अलग अलग तरीके के वायरस कैरी कर सकता है और ये 4 तरह की बीमारियां कराने के लिए यही जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि एक ही वायरस 4 बीमारी कर रहा, नहीं, इसकी क्षमता है डिफरेंट टाइप के वायरस कैरी करने का। डेंगू जो जिससे होता है वो वायरस भी कैरी कर सकता है, जीका वाला वायरस भी कैरी कर सकता है, येलो फीवर वाला भी, चिकनगुनिया वाला भी। तो ये अकेला मॉस्किटो अलग अलग तरह के वायरस कैरी कर सकता है, अलग अलग तरह की बीमारी करा सकता है। तो जीका वायरस डिजीज उसी मॉस्किटो से होते से डेंगू होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मॉस्किटो वाली जो बीमारियां हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती, सिर्फ जीका अकेला ऐसा केस है जहां सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी देखा गया है। मॉस्किटो वाली बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती, जीका वाली बीमारी अकेला ऐसा केस है जहां पर सेक्सुअल ट्रांसमिशन देखा गया है। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मदर्स एडल्ट किसी को जीका हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका जो बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी, प्रेग्नेंट लेडी को अगर जीका हो गया तो जो न्यूली बॉर्न बेबी पैदा होगा उसके अंदर एक दिक्कत हो जाती है, इसको माइक्रोसिफेली कहते हैं, नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। तो एडल्ट को जीका हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, पर न्यूली बॉर्न बेबी अगर प्रेग्नेंट लेडी को जीका हुआ और उस बच्चे में अगर ये वायरस आ गया तो जन्म से ही उसके अंदर एक प्रॉब्लम कर देगा जिसको माइक्रोसिफेली कहते हैं। माइक्रोसिफेली में क्या होता है, एबनॉर्मली स्मॉल साइज हेड, एबनॉर्मली स्मॉल साइज हेड। अब स्कल जो है, हेड जो है, अगर छोटा होगा तो जन्म के समय तो ठीक है, पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा उसके हेड का साइज ग्रो करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को भी जगह मिलनी चाहिए ग्रो करने के लिए। पर हेड साइज उसकी बॉडी के प्रोपोर्शन में छोटा है, तो ब्रेन उतना डेवलप नहीं कर पाएगा टाइम के साथ। आगे जाके खतरा है कि हेड का साइज ग्रो कर नहीं रहा, ब्रेन को ग्रो करना है तो कहीं ब्रेन जो है डैमेज ना हो जाए। तो न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर खतरा ज्यादा है इसमें जीका में। एडल्ट के अंदर तो जीका होगा, ठीक हो जाएगा, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। और पहली बार ये वायरस पाया गया था युगांडा, अफ्रीका में। 1947 में पहली बार युगांडा में इस वायरस का पता चला था। तो ज्यादातर बीमारियां हम देखते हैं कि अफ्रीका से शुरू हुई हैं। लाइफ साइंस में मॉस्किटो का टॉपिक पढ़ाया था मैंने, ज्यादातर बीमारियां हम देखते हैं शुरुआत अफ्रीका ही है, कारण उसका क्लाइमेट है, वहां का वेदर ऐसा है। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर्टी कार्ड्स को लेकर स्कीम लॉन्च की, कौन सी? इस प्रॉपर्टी वगैरह के बहुत डिस्प्यूट होते रहते हैं, किसकी जमीन है, कौन मालिक है, तो गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू कर दी, प्रॉपर्टी कार्ड्स। प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाए जिससे सही लैंड ओनर का पता लगे, डिस्प्यूट इस तरह के ना फैलें। उस योजना का नाम क्या है, मतलब सरकार के द्वारा जारी की गई प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का नाम, सरकार के द्वारा लॉन्च की गई प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का नाम है स्वामित्व। भूमि का स्वामी रियल में कौन है, लैंड ओनर कौन है, सही उसका पता लग पाए, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, स्वयं जो लिखा है यहाँ पर वो तो एजुकेशन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। स्वयं जो यहाँ पर लिखा है वो तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, स्वानिधि क्या चीज है? स्वानिधि था कोविड में जो स्ट्रीट वेंडर थे उनका रोजगार बंद हो गया, तो कैसे वो अपना लिवलीहुड दोबारा से शुरू कर सकें, 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन इनको दिया जाए। स्वानिधि योजना जो थी वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, कि कैसे वो अपना लिवलीहुड, आजीविका फिर से शुरू कर सकें जो कोविड में ठप हो गया था, वो योजना है स्वानिधि। क्लियर है? स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम है, स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, कोर्सेज के लिए, और स्वानिधि है स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाए, जो कोविड में उनकी आजीविका ठप हो गई, दोबारा से वो अपना लिवलीहुड शुरू कर सकें, वो योजना है स्वानिधि।
तो कीवर्ड याद रखना है, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड, स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज एजुकेशन के लिए, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर उनसे रिलेटेड। और स्वयं को हमने एक वर्ड और बताया था, मूक शब्द। स्वयं के लिए हमने एक वर्ड बोला था, यह है मूक। मूक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मैसिव मतलब बहुत सारे, 2000 से ज्यादा कोर्सेज हैं इस पर। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक। तो स्वामित्व योजना देखो लिखा है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जिससे आपकी प्रॉपर्टी की सही पहचान हो सके, आप ही उसके मालिक हैं, डिस्प्यूट वगैरह कम हो जाएंगे। इसमें से किस पोर्ट का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? और एक क्वेश्चन और, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट किसका नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस पोर्ट का नाम है, और दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कौन सा है? बोलो भाई। कोलकाता पोर्ट जो है उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और कांडला पोर्ट जो है उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। कांडला पोर्ट गुजरात में है। कांडला पोर्ट है गुजरात में, इसी का नाम है दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ऑर्गेनिक एलईडी, एलईडी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक एलईडी आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइस। ऑर्गेनिक एलईडी के क्या फायदे हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी के ऊपर? एलईडी के फायदे एलसीडी के ऊपर आईसीटी में पढ़ाया हुआ है। अलग अलग जो डिस्प्लेस होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं, आईसीटी के अंदर स्क्रीन्स पढ़ाई थी। तो एलईडी में भी ऑर्गेनिक एलईडी एलसीडी की तुलना में कैसे बेटर है? आजकल जो फोल्डेबल स्क्रीन वगैरह बन रही है, फोल्ड होने वाले मोबाइल वगैरह या कर्व टीवी, ऑर्गेनिक एलईडी यूज होती है वहां पर। क्लॉथिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले भी बनाए जा सकते हैं, तीनों बातें सही है। ऑर्गेनिक एलईडी को फैब्रिकेट कर सकते हैं, प्लास्टिक सबस्ट्रेट सही है, रोल अप डिस्प्ले फ्लेक्सिबल होते हैं ये, कर्व टीवी कर्व मोबाइल बनाए जा सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले भी बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक एलईडी की मदद से। कहाँ पे पढ़ाया है? आईसीटी के अंदर, जहाँ पे अलग अलग स्क्रीन्स पढ़ाई थी हमने, यहाँ लिख भी दिए हैं सब। एनपीसीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन को देश में बढ़ावा दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट से जुड़ें। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ें। और एनपीसीआई ने ही हमारा अपना डेबिट कार्ड रूपे, ये सर्विस शुरू की थी। रूपे डेबिट कार्ड बनाया था, क्योंकि वीजा और मास्टर विदेशी है, रूपे इंडिया का अपना। तो एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, और एनपीसीआई ने ही रूपे डेबिट कार्ड स्कीम शुरू की थी। रूपे हमारा अपना डेबिट कार्ड, वीजा मास्टर इंडिया के खुद के नहीं है, विदेशी है। क्या आंसर सही होगा बोलो? एनपीसीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहा है, बिल्कुल ठीक। 2008 के आसपास मुंबई में ये स्टार्ट हुआ एनपीसीआई। इसको बनाया इसलिए गया, सेफ और सिक्योर पेमेंट सिस्टम भारत के तैयार करे। इंडिया की अपनी एजेंसी एनपीसीआई 2008 के आसपास बना, मुंबई हेडक्वार्टर। पर्पस क्या था कि इंडिया के अपने सेफ एंड सिक्योर पेमेंट सिस्टम डेवलप करो। तो एनपीसीआई ने रुपे डेबिट कार्ड, दोनों बातें सही है। कई सारी चीजें, यूपीआई सिस्टम जो है वो भी इन्हीं का बनाया हुआ है। अलग अलग एटीएम से पैसा निकाल लेते हो, एटीएम को कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी वो भी इन्हीं की है। तो कई सारे सिस्टम इन्हीं के बनाए। आईएमपीएस फैसिलिटी जो करते हो वो भी इन्हीं का है। यूपीआई इन्हीं का बनाया, आईएमपीएस इन्हीं का। उसके अलावा एटीएम को इंटरकनेक्ट करना, ट्रांजेक्शन किसी भी एटीएम से कर लेते हो, रुपे डेबिट कार्ड, कई सारी ये चीजें डिजिटल ट्रांजेक्शन वाली एनपीसीआई नहीं बनाई है। तो वो लिखा हुआ है 2008 में बना, मुंबई हेडक्वार्टर है। भारत क्यूआर कोड भी इन्हीं का बनाया, लिख भी दिया है मैंने यहाँ नोट में।
इनमें से कौन सी कंट्री ने कुछ साल पहले, अरब देश ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया, अपना खुद का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर? अल बराका रिएक्टर नाम है उसका, अल बराका। किस कंट्री ने अपना खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया? अरब कंट्री में से किसने? अल बराका रिएक्टर। 3-4 साल हो गए इसको। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। ऑपरेशन माई सहेली, ये रेलवे का प्रोग्राम था वुमेन सेफ्टी के लिए। वुमेन पैसेंजर जो ट्रैवल कर रही हैं उनकी सेफ्टी के लिए रेलवे का प्रोग्राम ऑपरेशन माई सहेली, वुमेन सेफ्टी के लिए। जीएसटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। जीके करंट अफेयर में एक लेक्चर पूरा जीएसटी के ऊपर ही है। जीके करंट अफेयर के अंदर एक लेक्चर जीएसटी पर ही है। तो जीके करंट अफेयर बड़ा सब्जेक्ट इसलिए भी है कि बहुत सारे एरिया उसमें कवर हो जाते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज भी कवर हो रहे हैं, इकोनॉमी भी कवर हो रही है, स्टैटिक जीके भी है, करंट अफेयर भी है। तो इतने सारे टॉपिक उसमें कवर होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। वो एरियाज बहुत सारे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन बहुत जाननी है अलग अलग चीजों के बारे में तो जीके करंट अफेयर ज्यादा एरिया कवर कर लेता है। अब अभी तो कितने लेक्चर कर पाए हो नहीं कर पाए हो, पर पेपर जब दे लोगे, अभी तो पेपर सर पे है मान लो, पेपर जब दे लोगे एक बार उन लेक्चर को कर जरूर लेना, तब सही मायने में तुमको नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी, कई चीजों की इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी। अभी टाइम के हिसाब से हो सकता है ज्यादा ना देख पाए हो, पर आगे जाके उसको देख जरूर लेना। अलग अलग एरिया की इन्फॉर्मेशन बहुत मिलेगी उसमें। बताओ जीएसटी के बारे में हमें एडवांटेज बताना है। जीएसटी जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे सेंटर और स्टेट के, इतने सारे टैक्सेस लगा करते थे केंद्र सरकार अलग। देखो 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस भी 2 तरह के हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो जो आप सीधे तौर पे सरकार को पे करते हो, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सीधे सीधे आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। कारपोरेट टैक्स कंपनी सीधे गवर्नमेंट को दे रही है, तो इनकम टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है, ये सब डायरेक्ट टैक्स है जो सीधे गवर्नमेंट को जा रहा है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता, ये सीधे सेंटर केंद्र सरकार को जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं कई सारे। इनडायरेक्ट में सेंटर के भी हैं, स्टेट के भी हैं। अब इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगा करते थे, उन्हीं को हटाकर उन्हीं को रिप्लेस करके लाया गया था जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया। जीएसटी का डायरेक्ट टैक्स से कोई मतलब नहीं है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स जो है उनको रिप्लेस करके लाया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे लगा करते थे, जैसे सेंटर के इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो, एक टैक्स है सर्विस टैक्स, एक टैक्स है आपका सर्विस टैक्स के अलावा आपका कस्टम ड्यूटी। सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, कई सारे हैं। स्टेट के भी कई सारे टैक्स हैं, जैसे स्टेट के टैक्स आप बात करो, वैट लगता था। टैक्सेस ऑन लॉटरीज एंड गैम्बलिंग, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, गैम्बलिंग, वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कई सारे लगते थे। डिटेल में वहां बता रखा है, पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। तो बस पॉइंट ये है, जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाना जो वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स के सिद्धांत पर हो। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, जिससे बिजनेस करना आसान हो। एक से दूसरे राज्य में भी सामान आ रहा है जा रहा है, तो उससे बिजनेस करना आसान हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे। वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स के सिद्धांत पर, ठीक है। तो देखो यही लिखा है, ये मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस कर रहा है। मल्टीपल वाले में भी इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर रहा है। इनकम टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा इसके आने से। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। इसके आने से भारत का जो अकाउंट डेफिसिट है, जो ये घाटा है, वो कम हो जाएगा। ये कैसे कह सकते हैं? गलत। इसके आने से करंट अकाउंट डेफिसिट ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, बहुत तेजी से घट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। इसके आने से हम चाइना को जल्दी ही ओवरटेक करने वाले हैं। 17 में जीएसटी आ गया, 8 साल हो गए, कहां चाइना को आप बीट कर ले रहे हो? ये भी बकवास बात है। तो 2 और 3 तो गलत है। हम घाटा पूरा कर लेंगे, ये भी बकवास बात है। चाइना को ओवरटेक कर लेंगे, ये भी बकवास बात है। हाँ, ये सही है कि मल्टीपल टैक्सेस, उसमें भी इनडायरेक्ट जो टैक्सेस थे उनको रिप्लेस करके जीएसटी लाया गया।
इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पे फर्क नहीं पड़ा, इनडायरेक्ट टैक्स पे रिप्लेस किया गया जीएसटी में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, अब जीएसटी में ये मत कहना सर कस्टम ड्यूटी है, अब कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, एक होती है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जीएसटी में कवर हो गई है। बहुत डिटेल में जानना हो तो जाके वो लेक्चर देख लो। अब 1.5 घंटे का लेक्चर है, पूरा 1.5 घंटे रिपीट नहीं कर सकते। एडिशनल कस्टम ड्यूटी जीएसटी में कवर हो गई, सब बता रखा है। किन किन चीजें पे जीएसटी अभी नहीं लगता, जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, चैलेंजेस क्या है, वो सब बताया हुआ है वहां पर। क्वेश्चन में तो शॉर्ट में ही मैं समरी की फॉर्म में बता सकता हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम क्या चीज है बोलो? कि क्वेश्चन में भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1.5 घंटे का पूरा रिपीट किया जाए, वो तो नहीं पॉसिबल है। क्वेश्चन में तो समरी फॉर्म में बता पाऊंगा मैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फार्मर, जिससे अलग अलग मंडी में क्या रेट चल रहा है किस प्रोडक्ट का, जो उसकी क्रॉप है उसका क्या प्राइस है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ई नाम के नाम से, ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे हम अपनी क्रॉप के प्राइस अलग अलग मंडी में क्या है चेक कर सकते हैं, और फार्मर कोड भी कर, अपना जो प्राइस वगैरह है यहाँ पर शोकेस भी कर सकता है, मतलब शो कर सकता है प्रोडक्ट को और क्या प्राइस वगैरह वो कोड करना चाहता है। ये बात भी सही है। विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस, दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए कि अलग अलग मंडी में क्या प्राइस है क्रॉप का वो चेक कर सकता है और अपने प्रोडक्ट को शोकेस भी कर सकता है, प्राइस वगैरह कोड भी कर सकता है। तो दोनों बातें सही है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनाई गई उसके लिए टेंडर किसको था? कौन सी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मिला था किसको? एक्चुअल में पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्रेसिडेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वो पूरा एरिया जो है इंडिया गेट के आसपास का सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत रिनोवेशन किया गया। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनना, आसपास जो डेवलपमेंट हुआ है इसी के तहत। तो इतना बड़ा एरिया का डेवलपमेंट पूरा एक कंपनी ने नहीं किया है, अलग अलग कंपनी को प्रोजेक्ट मिले थे। तो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी नई बनाई गई, वो टाटा को मिला था। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी, वो मिला टाटा को। तो सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत वो पूरा एरिया ही डेवलप किया गया जिसमें पार्लियामेंट की भी नई बिल्डिंग बनी, टाटा प्रोजेक्ट ने तैयार किया। अब जो थीम बनाई गई है, पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा बनी है और पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा बनी, लोकसभा, राज्यसभा और जो बाकी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है पार्लियामेंट का बाकी का, भाई लोकसभा एक हाउस हो गया, राज्यसभा एक हाउस हो गया और बाकी जो स्ट्रक्चर पूरा तैयार हुआ है। लोकसभा की जो थीम है, जिस थीम पे लोकसभा बनी है, लोकसभा आप देखोगे तो उसका जो कलर वगैरह है ना, मोर के कलर का लिया गया, पिकॉक थीम। लोकसभा देखोगे, उसकी कुर्सी उर्सी देखोगे, पिकॉक थीम पर डिजाइन की गई है। राज्यसभा की डिजाइनिंग की गई है लोटस थीम पर, कमल के कलर की थीम पर। और उसके अलावा जो एक और थीम बाकी हिस्से में इस्तेमाल हुई है, बनियान थीम। ये 3 थीम इस्तेमाल हुई हैं पार्लियामेंट बनाने में। लोकसभा पिकॉक थीम पर है, राज्यसभा लोटस थीम पर, बाकी हिस्सा बनियान थीम। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें पूरा एरिया डेवलप किया गया, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाई गई, टाटा को ये प्रोजेक्ट था और ये पूरा एरिया डेवलप हुआ है। ये थीम है, ये क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन और, ये जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट का नाम बताओ। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, आर्किटेक्ट का नाम पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया पे क्वेश्चन वगैरह भी पहले करवाए हुए हैं इस पर। वेरी गुड नीरज, सही बता तो रहे हो पर थोड़ा सा अधूरा नाम। बिल्कुल सही जवाब है, बिमल पटेल, करेक्ट, बिमल पटेल। करंट अफेयर की जो पीडीएफ है उनमें ही टॉपिक है पूरा ये। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर पहली लाइन में लिखा है आर्किटेक्ट कौन है, बिमल पटेल। आर्किटेक्ट बिमल पटेल, करेक्ट। इनमें से कौन सा कंट्री है जो लैंडलॉक नहीं है? वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अफ्रीका।
कौन लैंडलॉक नहीं है? लैंडलॉक नहीं है मतलब जिसके पास कोस्टल एरिया हो। कोस्टल एरिया नहीं है नेपाल भूटान की तरह तो लैंडलॉक कहा जाएगा। लैंडलॉक का मतलब कहीं से भी कोस्टल एरिया ना हो, उसको लैंडलॉक कहेंगे। तो अफ्रीका में इनमें से कौन लैंडलॉक नहीं है? अंगोला ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लैंडलॉक नहीं है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लैंडलॉक नहीं है। लैंडलॉक कंट्री लिखे हुए हैं, 55 कंट्री हैं अफ्रीका में, जिनमें से 16 लैंडलॉक हैं। 55 टोटल कंट्री हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, 16 उसमें से लैंडलॉक हैं। इसमें से कौन टर्शरी एक्टिविटी है? कई बार बता चुका हूं, इकोनॉमी में 3 एक्टिविटी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जो आप बिल्कुल पहले लेवल पर करते हैं, जैसे फार्मिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं जमीन से, तो बिल्कुल पहले स्टेज पर जो आप करते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर जो रॉ मटेरियल वगैरह आपने निकाला, उससे कोई प्रोडक्ट बनाना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ये सेकेंडरी एक्टिविटी होती हैं। सर्विसेज या ट्रेड करना, ये टर्शरी एक्टिविटी है। तो हमें पूछा गया टर्शरी एक्टिविटी बताइए, ट्रेडिंग, सर्विसेज या ट्रेडिंग, ये टर्शरी एक्टिविटी में आता है। लिखा भी है, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, ये सब प्राइमरी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज कहाँ से आ गया इसमें? सर्विसेज टर्शरी है, ये गलत है ये लाइन, सर्विसेज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग होगा ये वर्ड, ये टाइपिंग एरर है ये। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, वीविंग, ये सब सेकेंडरी है। सर्विसेज और ट्रेडिंग टर्शरी है। एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड प्रोसेसिंग होगा, वो गलती सर्विसेज हो गया। प्रोसेसिंग, सर्विसेज टर्शरी में होता है, सर्विसेज ट्रेडिंग टर्शरी है, सेकेंडरी नहीं। ये गलती से सर्विसेज लिखा है, प्रोसेसिंग होगा वर्ड। चिनूक नाम से ये क्या चीज है? चिनूक नाम से एक तो हेलीकॉप्टर होता है, बताया था मैंने। एक हेलीकॉप्टर है अपाचे, एक हेलीकॉप्टर है चिनूक। अपाचे, चिनूक, ये हमने कहां से खरीदे हैं? अपाचे है अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर, ये है अटैक हेलीकॉप्टर। ये है ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। तो चिनूक और अपाचे तो दोनों ही हेलीकॉप्टर के नाम हैं, इंडिया ने अमेरिका से खरीदे, इंडिया ने अमेरिका से खरीदे। अब यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर के बारे में तो पूछ नहीं रहा। चिनूक नाम से एक और चीज भी होती है, ज्योग्राफी अगर पढ़ी है तो बताओ। लोकल विंड्स पढ़ाया था मैंने, अलग अलग जगह पे हवाओं के क्या नाम हैं। तो अमेरिका का जिक्र आ रहा है, अगर आपको ये भी याद रह जाए कि चिनूक अमेरिका से हेलीकॉप्टर लिया, तो ये नाम भी वहीं से आया है। नॉर्थ अमेरिका में गर्म हवाएं चलती हैं, उनको चिनूक कहते हैं। वार्म विंड इन नॉर्थ अमेरिका, वार्म विंड का नाम है नॉर्थ अमेरिका का, वहीं से नाम भी लिया गया है चिनूक। वहां पे जो लोकल विंड है नॉर्थ अमेरिका में, वहां पर चिनूक नाम की हवाएं चलती हैं, वहां से ये नाम आया। यूपीआई जो हम करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को करने के लिए भीम ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूपीआई को करने के लिए भीम ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भीम क्या चीज है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम क्या है? मोबाइल ऐप। यूपीआई ट्रांजैक्शन आप भीम मोबाइल ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपको मोबाइल वॉलेट में, जैसे पहले मोबाइल वॉलेट होते थे कई सारे, उनमें पैसा रखना पड़ता था, कई बार शिकायत रहती थी वॉलेट में पैसा पड़ा है, कभी यूज कर पा रहे हैं, कभी दिक्कत। तो आपके अकाउंट में ही पैसा पड़ा रहे और जब जरूरत हो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो जाए, मोबाइल वॉलेट में रखने की जरूरत ही क्या है? यही सर्विस है यूपीआई। मोबाइल वॉलेट में एक थर्ड पार्टी के उसमें ऑनलाइन पैसा क्यों रखें? हम अपने खाते में ही पैसा रखें और यूपीआई के द्वारा जब जरूरत पड़े सीधी ट्रांजेक्शन कर दें। तो यूपीआई यही तो है कि मोबाइल वॉलेट जरूरी नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, आपके अकाउंट से सीधी पेमेंट हो जाएगी जिसको करना है यूपीआई के माध्यम से, मोबाइल वॉलेट में रखने की जरूरत ही नहीं है। तो यूपीआई सर्विस का सबसे बड़ा फायदा तो यही कि मोबाइल वॉलेट जरूरी नहीं है ऑनलाइन पेमेंट के लिए,
आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए और सीधे यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो जाएगी। थर्ड पार्टी कंपनी जो है उसमें पैसा रखने की जरूरत नहीं है पोर्टल पर। कौन सा स्टेट है जो 3 देशों से बाउंड्री बना रहा है? हमारा कौन सा स्टेट ऐसा है जो 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है? बोलो जरा। स्टेट जिसकी बाउंड्री 3 देशों से लग रही है। इंडिया का मैप ऐसा है, देखो। अभी लगातार चिकन नेक चर्चा में है। चर्चा क्या चल रही है? अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर की स्थिति है, इंडिया को बहुत फायदा मिलेगा। चाइना अलग ही लॉबिंग किए पड़ा है। चाइना देखो इस समय क्या स्थिति है, मैंने बताया था पिछले क्लास में भी। चाइना हमारे किनारे किनारे बांग्लादेश को अपने से जोड़ लिया, नेपाल को अपनी तरफ जोड़ रखा है, श्रीलंका को, मालदीव्स को, पाकिस्तान को। तो कितने पड़ोसी हमारे साथ बचे ही हैं। लोग कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, इंडिया की विदेश नीति का डंका बज रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ढोल पीटा जा रहा है। ये कैसा ढोल है कि तुम्हारे जितने पड़ोसी हैं तुमसे दूर होते जा रहे हैं। विदेश नीति सही मानी जाएगी जब तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे सपोर्ट में हो। जो कंट्री कभी तुमसे दूर नहीं जाते थे, अच्छे रिलेशन तुमसे मेंटेन करते थे, तुम कह रहे हो फॉरेन पॉलिसी बड़ी मजबूत होती जा रही है, कंट्री तुमसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो तुम बताओ, दुनिया में जितने कंट्री हैं अब लगभग तुम्हारे आसपास के ही अगर तुमसे डिस्टेंस बनाने लग जाएं, दूर होते जा रहे हैं, तो चाइना की पॉलिसी भारी पड़ रही है कि नहीं? लोग कह रहे हैं कि चाइना को आइसोलेट किया जा रहा है। कैसे आइसोलेट कर रहे हो भाई? इंडिया के आसपास बांग्लादेश, नेपाल, उसके अलावा मालदीव्स, उसके अलावा पाकिस्तान, सबको तो अपनी तरफ किए बैठा है चाइना। तो फॉरेन पॉलिसी हमारी मजबूत कैसे है? युद्ध जैसी स्थिति में इंडिया को तो बड़ी भयंकर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। तो अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर चल तो रही है, पर उसका बेनिफिट इंडिया को बहुत मिल जाएगा। चाइना अलग ग्रुपिंग बना रहा है, अलग लॉबिंग कर रहा है। उसके बाद अमेरिका के जितने दुश्मन हैं चाइना उनको अपने से जोड़ रहा है। चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है ईरान भी मेरा दोस्त है। अब अमेरिका ईरान को धमका रहा है, तो चाइना कह रहा है ईरान हमारा दोस्त है। अमेरिका रशिया एंटी है, तो रशिया भी इनका दोस्त है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया एंटी, तो नॉर्थ कोरिया भी इनका दोस्त है। जितने एंटी अमेरिका हैं सबको जोड़ रहे हैं ये सबको जोड़ते जा रहे हैं। हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अमेरिका से हमारे अच्छे रिलेशन है। अमेरिका है प्योर बिजनेसमैन, इतने अच्छे रिलेशन है, 26% टैरिफ तुम पे भी तो लगा दिया, और 90 दिन के लिए खाली जो पॉज किया है, जो टाला है, वो क्या चाह रहा है? तुम भी नेगोशिएट करो, हाथ जोड़ो उनके कि माई बाप कुछ कम कर दो। ब्लैकमेल कर रहा है बेसिकली। तो ये जो हम कह रहे हैं कि इंडिया को बड़ा फायदा मिल जाएगा, इंडिया को फायदा मिल सकता है अगर हम उठ जाएं, थोड़ा दिमाग लगा लें, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग को फोकस कर लें, धर्म राजनीति इनसे उठकर। पर वो हम करेंगे नहीं। मैंने बताया हम मौका गंवाने वाले देश हैं, हम मौका गंवा देंगे, क्योंकि कई तरह से दिक्कत है। एक तो पॉइंट क्या है कि अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर, चाइना का नुकसान आप कह रहे हो कि हम उसको फायदे में बदल लेंगे, अपने लिए फायदा कर लेंगे। तो हमारे चैलेंजेस क्या हैं? एक तो हमारे आसपास के कंट्री जो है उनको चाइना ने जोड़ रखा है, और अगर आप काउंटर करने जाओगे तो आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम में चाइना डालेगा जरूर। अगर आप काउंटर करने जा रहे हो, अमेरिका के क्लोज जाते जाओगे, तो चाइना कहीं ना कहीं टाइट करेगा चीजों को। जैसे ब्रह्मपुत्रा पे एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो आ रही है उस पर काफी बड़ा एक डैम बनाने जा रहा है, हम रोक ही नहीं पा रहे। लैंड हमारी कितनी एक्वायर करके बैठा है पहले से, उस पर हम कुछ नहीं कह पा रहे। फिर क्या? अब यहां पर दिक्कत ये बनेगी, बांग्लादेश। अब अगर आप मैप देखो आज की स्थिति में, बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट जाना हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि चिकन नेक का एरिया, जब मैंने पढ़ाया था आपको कश्मीर वगैरह के बारे में भी और नॉर्थ ईस्ट के बारे में, चाइना वॉर वगैरह पढ़ाया था। एक मैप दिखाता हूं, रुको। चिकन नेक का जो हमारा एरिया बड़ा सेंसिटिव है हमारे लिए। अभी जो मोहम्मद यूनुस क्या स्टेटमेंट दे आया जाकर, इंडिया ने उसके बाद शिपमेंट वगैरह रोक दिए हैं उसके। रुको मैं चिकन नेक का मैप दिखाता हूं तुमको। इस समय इशू कितना सेंसिटिव है, कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं। सिक्योरिटी कैसे रख पाएंगे? कई सारे फ्रंट इस समय ओपन हो रखे हैं। तो विदेश नीति मतलब अपने बड़े क्रूशियल फेज में है, बड़े सॉफ्ट फेज में है।
और मीडिया क्योंकि दिखाएगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपको क्या चल रहा है, दिक्कतें क्या हैं, आप जान ही नहीं पाओगे। मीडिया खाली कह रहा है ढोल बज रहा है, हर तरफ डंका बज रहा है, स्थिति खराब होते जा रही है। चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर का इंडिया जितना बेनिफिट लेने जाएगा, चाइना कहीं ना कहीं इनको परेशानी में डाल देगा, क्योंकि आसपास के जो कंट्री हैं सबको अपने से जोड़े हुए हैं ये। ये एरिया देखो, यहां से पता लगेगा। नेहरू की विदेश नीति को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि नेहरू के समय में आसपास के कई कंट्रीज अच्छे रिलेशन थे, नेबरहुड में नेहरू की अच्छी इमेज थी, और नेहरू की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। अरे जिसने जो गलत काम किए उसको क्रिटिसाइज करो, ठीक काम किया तो अप्रिशिएट करो, गलत किया तो क्रिटिसाइज करो। कश्मीर के मुद्दे पे नेहरू का कैलकुलेशन गलत हुआ, क्रिटिसाइज करो। विदेश नीति में कई अच्छे फैसले रहे, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एक व्यक्ति 24 घंटे अच्छा या 24 घंटे बुरा नहीं होता, अच्छा काम करे अप्रिशिएट करो, खराब काम करे क्रिटिसाइज करो, इसमें क्या बात है। इश्यूज पे सपोर्ट या क्रिटिसिज्म होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। यहां व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्री इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है कि बुरा कर रहा है, देश को फायदा या नुकसान, उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। 24 घंटे गुणगान वाली बात नहीं है। अच्छा काम कोई भी करे अप्रिशिएट, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है अच्छा कहोगे, खराब पढ़ा रहा है क्रिटिसाइज करोगे, इसमें क्या बात है। अब देखो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये चिकन नेक का एरिया है। इंडिया का मैप देखोगे, ये सिक्किम है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ये नीचे पूरा बांग्लादेश है। अब ये जो डिवीजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का 1947 में, ये गले की हड्डी बन गया। ईस्ट पाकिस्तान था पहले तो, ये इंदिरा गांधी के समय में चलो ईस्ट पाकिस्तान को हटा के बांग्लादेश बना दिया, अब फिर से तख्ता पलट हो गया। अब ये पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है, चाइना के क्लोज जा रहा है, चाइना वाले ग्रुप से जुड़ रहा है। तो शेख हसीना जब थी तो इंडिया से रिलेशन ठीक मेंटेन थे। शेख हसीना की गवर्नमेंट जाने के बाद मोहम्मद यूनुस बैठ गए गद्दी पे, और कहीं ना कहीं कंट्री जो है रिलीजियस कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है। अब बांग्लादेश जो है चाइना इसका बेनिफिट उठा रहा है। अब ये एरिया है, इधर बांग्लादेश, ऊपर चाइना, इधर नेपाल, इधर भूटान। नेपाल प्रो चाइना, बांग्लादेश प्रो चाइना, भूटान छोटा सा कंट्री, इंडिया से अच्छे रिलेशन है, पर ये बहुत छोटा एरिया है, उतना कोई इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अलाई भी इंडिया का है भूटान, ठीक है, पर ये सिक्किम हमारा एरिया। अब अगर यहां से देखें, ये जो पोर्शन है, जब मैंने पढ़ाया था इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया चाइना रिलेशन के 2 वीडियो यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, आपके कोर्स में भी पढ़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी पढ़े हुए हैं। अगर आपको वाकई में जानना है इंडिया चाइना रिलेशन, तो इंडिया चाइना पार्ट 1 पार्ट 2 लिखोगे यूट्यूब पे, इंडिया चाइना बाय सौरभ पांडे आ जाएगा। तो इसके 2 वीडियो बताए थे मैंने, सारी कहानी बताई थी। तो अगर ये चिकन नेक एरिया, ये जो चिकन नेक का एरिया है जिसपे ये अभी लगातार न्यूज चल रही है, ये एरिया अगर कट ऑफ हो गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाएगा। चिकन नेक इतना सेंसिटिव एरिया है, अगर यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी चल गई या इस एरिया को अगर कट ऑफ कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट हमारा अलग हो जाएगा हमसे। ये एरिया जो है इतना सा नैरो पैसेज है, ये नॉर्थ ईस्ट में अगर तुमको एंटर भी करना है तो इसी रूट से एंटर करोगे, इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल, ऊपर चाइना। अब नेपाल से इतने सालों से अच्छे रिलेशन रहे, पर अब जो गवर्नमेंट लगातार चल रही है, चाइना सपोर्ट चल रही है। उत्तराखंड में लिपुलेख पास का जो मानसरोवर तक जो रूट बना रहे हैं इंडिया, लिपुलेख पास से नेपाल इंडिया को आंखें दिखा रहा है, मालदीव आंखें दिखा रहा है कि जो आपकी इतने समय सेना मालदीव में आपने लगा रखी है हमारी सुरक्षा के लिए, हटा लो, हमको नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे कंट्री, मतलब आप सोच नहीं सकते, ये आंखें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश अच्छा रिलेशन था, वो भी किनारे हो गया। तो ये रातों रात थोड़ी हो रहा है, ये चाइना के स्ट्रेटजी का ही पार्ट है कहीं ना कहीं। और अमेरिका भी अंदर अंदर खेल खेल रहा है, दूध का धुला वो भी नहीं, प्योर बिजनेसमैन है वो, दोनों तरफ चलता है। एक तरफ से आपको दोस्त बनाएगा, दूसरी तरफ से टाइट कर देगा कि ज्यादा क्लोज भी दोस्त मत बनो, जब टाइट करना होगा तुमको टाइट कर देंगे। अमेरिका का काम है प्योर बिजनेस, तुमसे फायदा उठाना, कितना मैक्सिमम फायदा तुमसे ले सकता है। जो जितना बड़ा प्लेयर, जिसकी जितनी बड़ी इकोनॉमी, वो उतना बड़ा खिलाड़ी है। जिसके पास जितना मजबूत इकोनॉमी, उसका उतना बड़ा खेल चल रहा है। मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को दबा रही है, अमेरिका चाइना को, चाइना बाकियों को, यही चल रहा है दुनिया में, ठीक है। तो केवल एक एंगल नहीं है, कई सारे फ्रंट इस समय ओपन हो गए हैं, बहुत सारे फ्रंट इस समय खुल गए हैं। देखो, क्योंकि न्यूज में क्या होता है, चाइना पर टैरिफ बढ़ा दिया, इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। अपॉर्चुनिटी है पर हम उसको भुना पाए,
और बड़ी सॉफ्ट सी स्थिति है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चाइना चारों तरफ घेराबंदी करके जो बैठा हुआ है वो पागल नहीं है। आप जब कुछ करने जाओगे, गेन लेने जाओगे, कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगा। और चाइना दूसरी तरफ क्या काम कर रहा है, एंटी अमेरिका एक लॉबिंग कर रहा है व्यापार को लेकर। एंटी अमेरिका एक लॉबिंग कर रहा है, अपने साथ कंट्रीज को जोड़ता जा रहा है। बहुत सारी कंट्री को तो कर्जे में लादा हुआ है, डेट ट्रैप बोलते हैं इसको। कई सारे कंट्री को इतना कर्जा दिया हुआ है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, डेट ट्रैप, कर्जे में लादा हुआ है। और मैं तुमको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना की स्थिति अमेरिका से कई टाइम से तनातनी चल रही है, आज का नहीं है। अब तो एकदम से एस्केलेट हो गया मुद्दा, तनातनी तो बहुत समय से है। जो फायदा इंडिया में 5-10 साल में होना भी था, ज्यादा फायदा वियतनाम ले गया। इस पे लोग बात नहीं करेंगे, मीडिया में बताएंगे भी नहीं आपको। ज्यादा फायदा वियतनाम ले गया। जो फैक्ट्री इंडस्ट्री इंडिया में लगनी चाहिए थी जितनी ज्यादा, ये हुआ कि भाई कोविड हो गया, चाइना से कोविड फैला, दुनिया में एंटी चाइना एक वो बन रहा है, परसेप्शन बन रहा है, तो कंपनियां चाइना से हटेंगी तो इंडिया में आएंगी। ढोल बज रहा है और ढोल बज रहा है, डंका बज रहा है, तो इंडिया में कंपनी आएंगी। इंडिया में नहीं, वियतनाम ने अपनी पॉलिसी को रिलैक्सेशन करके यहां ज्यादा कंपनी चली गई। और अभी भी देखो न्यूज में, वियतनाम को देखोगे, ज्यादा बड़ा बेनिफिट वियतनाम ले जाएगा, ज्यादा बड़ा बेनिफिट वियतनाम ले जाएगा इसका। क्लियर है। दूसरा लोग क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई चाइना एक खेल ये भी खेल सकता है कि चाइना अपना प्रोडक्ट दूसरे देशों को दे देगा और दूसरे देश क्या करेंगे, उस पर स्टिकर चेंज करके और फिर अमेरिका को बेच देंगे। ये क्या न्यूज चल रही है कि मान लो वियतनाम है या कोई और कंट्री है, चाइना से सामान खरीदा, अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया है, तो चाइना सीधे अमेरिका में ना बेच के अपने किसी अलाई के द्वारा जिससे अच्छे रिलेशन हो उसको बेच देगा, और वो टैग चेंज करके मेड इन वियतनाम लिख के उसको दूसरे को बेच देगा। तो व्यापार चीन किसी और के थ्रू भी कर सकता है कि स्टिकर बदल के फिर दूसरे के थ्रू कर लो। पर इस पर ये ऐसा मुद्दा है कि जिसमें सीधी नजर रहेगी। ये इतना आसान नहीं होगा कि तुमने चाइना से लिया और चाइना से लेके स्टिकर बदल दिया और अमेरिका को बेच दिया, तो अमेरिका पागल तो है नहीं। अभी पीयूष गोयल ने भी क्या कहा कि भाई इस बात पर नजर रखी जाएगी कि चाइना डंपिंग ना कर दे, कि इतना सामान हम चाइना बनाएगा, अमेरिका को ना बेच के इंडिया में या वियतनाम में कहीं कहीं डंपिंग कर दे और फिर यहां से सामान अमेरिका चला जाए, तो अब चाइना को फायदा भी हो गया और टैरिफ भी उतना नहीं लगा। तो पीयूष गोयल ने क्या कहा कि भाई इस पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अमेरिका के नॉलेज में ये बात आ जाएगी तो अमेरिका सबको ही पनिश करने लग जाएगा, सबके खिलाफ एक्शन लेने लगेगा। तो इस बात पर नजर रखनी पड़ेगी कि डंपिंग के द्वारा ऐसा ना किया जा रहा हो, या चाइनीज प्रोडक्ट को ही अमेरिका में स्टिकर बदल के ना पहुंचाया जाए टैरिफ, क्योंकि चाइना पे ज्यादा पड़ रहा है और पे कम है उसे रिलेटिवली। तो इसके कई एंगल हैं। देखो इधर भाई, जब देखो नॉलेजेबल माइंड होगा, चीजों को जानोगे, इन्फॉर्म्ड रहोगे, तो जब नॉलेज होगी तो एनालिसिस करोगे। टीवी में बोला डंका बज रहा है तो आप मान नहीं लोगे डंका बज रहा है, आप सारे एंगल देखोगे। विदेश नीति बहुत अच्छी है, तो विदेश नीति अच्छी कब मानी जाएगी, सबसे पहले आपका पड़ोस के रिलेशन आपसे कैसे हैं। कभी भी विदेश नीति को एनालाइज करना हो तो विदेश नीति को सबसे पहले एनालाइज करो अपने पड़ोस से। अगर आप जहां रह रहे हो आपके सारे पड़ोसी आपके दुश्मन है, तो आप सेफ कैसे हो। जो 20 किलोमीटर दूर रह रहा है वो आपका दोस्त है, पर आपके पड़ोस में सारे आपके दुश्मन है, तो आप सेफ कैसे हो। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, चाणक्य नीति लगा लो इसके अंदर, वैसे भी सोच लो। 20 किलोमीटर दूर जो रह रहा है वो आपका दोस्त है मान लो, और वो भी अपॉर्चुनिस्ट है, बिजनेसमैन है, उसकी दोस्ती का कोई भरोसा नहीं कब तोड़ दे। और जो आपके जितने पड़ोसी हैं सब आपके दुश्मन है, तो रिलेशन अच्छा कैसे, विदेश नीति अच्छी कैसे हो गई। अब ये देखो यहां पर बताओ, और अमेरिका की बात का भरोसा करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। देख तो रहो यूक्रेन को, जो बिडेन दुनिया भर की बात कर रहे थे, वो चाहता युद्ध नहीं होता, झेल रहा है यूक्रेन, पूरा कंट्री बर्बाद हो गया इनके भरोसे पे। अभी ये चाइना ताइवान को भिड़ाने के चक्कर में अमेरिका, कि चाइना ताइवान भिड़ जाए तो चाइना कमजोर हो जाए। जितने अमेरिका के दुश्मन हैं कोशिश करेगा सब भिड़ जाए, आपस में किनारे हो जाएं। कल को इंडिया बहुत तेज से ग्रो कर रहा होगा तो इंडिया को भिड़ा देगा कहीं पर, अपनी कुर्सी बची रहे, सबको नीचे मरवा दो, बस यही पॉलिसी है। और दिखावा करते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक, सब फालतू बात। दुनिया में जितने झमेले हैं उसके कोर में जाओगे 99% रीजन अमेरिका निकलेगा। जितने दुनिया के झमेले हैं 99% रीजन जाओगे अमेरिका निकलेगा, और पुराने एनालिसिस में जाओगे तो यूरोप निकलेगा। और दुनिया के ठेकेदार सबसे बड़े हैं, शांति स्थापित करनी है,
ईरान से शांति वार्ता कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि शांति वार्ता करेंगे और फिर कह रहा है कि मेरे हिसाब से नहीं बोलोगे तो बम मार देंगे। शांति वार्ता भी ऐसी कि या तो मेरी बात मान लो, नहीं मानोगे तो बम गिरा देंगे। इस तरह शांति वार्ता चल रही है। डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन के कम होने के क्या कारण है? इसमें से गंगा रिवर डॉल्फिन जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भारत का, उसके कम होने के क्या क्या कारण है? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरेज। रिवर पे ज्यादा डैम बैरेज जो बन रहे हैं वो इनके नेचुरल हैबिटेट को खत्म कर रहे हैं। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल रिवर में बढ़ रहा है, डॉल्फिन को खा जा रहा है, बकवास बात। अच्छा, एक बात हम क्या कहते हैं, इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, और साथ तुम्हारे कोई ना खड़ा हो तो विश्व गुरु कैसे बनोगे? चाइना के साथ अगर 10 कंट्री, इतने कंट्री इकट्ठा हो रहे हैं ट्रेड के मुद्दे पर, और तुम्हारे साथ उतने खड़े नहीं हो रहे, तो विश्व गुरु अकेले बनोगे क्या? विश्व गुरु का तो मतलब ये है ना कि उसके बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ बहुत लोग खड़े हों, लीड कर रहा हो बहुत चीजों को। तुम्हारा कोई पड़ोसी तुम्हारे साथ नहीं हो, विश्व गुरु बन रहे हो। गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, ये रीजन भी है। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, केमिकल वगैरह रिवर में ज्यादा जा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो 2 नंबर नहीं होगा, 134 134। सौ बात की एक बात अगर मैं तुमको बताऊं, मेरा अपना जो एनालिसिस है, मेरी जो अपनी समझ है, जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं या जानता हूं, जो मैं समझता हूं, सबसे बड़ा चिंता का विषय 2 चीजें हैं इस समय। एक स्थिति है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, एक चिंता का विषय है फॉरेन पॉलिसी, यहां हम लैग कर रहे हैं, यहां हम लैग कर रहे हैं। और दूसरा, इंटरनल सिचुएशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हम खुद ज्वालामुखी को भड़काने का काम कर रहे हैं। इंटरनल सिचुएशन जो है, ये भी जो लगातार बन रही है, ये भी ठीक नहीं है। 2 तरफ से दिक्कतें हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो बड़ा प्रॉब्लम इंडिया को होगा, एक तो विदेश नीति हमारी ठीक नहीं चल रही है, क्लियर कट में बोलूं, और इंटरनल सिचुएशन जो हम हैं, जात, धर्म, क्षेत्र, महाराष्ट्र में लेकर मराठी नहीं बोलोगे तो दिक्कत है। तो बॉलीवुड को बंद क्यों नहीं कर देते? हिंदी फिल्में क्यों बनवा रहे हो वहां से? महाराष्ट्र में मराठी बोलना मैंडेटरी है, तो वहां पे हिंदी फिल्में बंद करा दो यार। कर्नाटका में कन्नड़ बोलना आना चाहिए। अब किसी की नौकरी महाराष्ट्र से यूपीएससी में कोई कैडर मिल रहा है तो नहीं करेगा क्या? मतलब किन किन चीजों में कंट्री को डाल रहे हो, लैंग्वेज के आधार पर, फिर रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बाहर देशों से है इस समय, उसको छोड़कर हम किन चीजों में लगे हुए हैं? बाहर से खतरा बढ़ रहा है और हम उसको नजरअंदाज करके हम अपने लिए खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। बाहर से जब परेशानी हो तो घर परिवार मजबूत होना चाहिए। बाहर से दुश्मन बढ़ रहे हैं और आप घर परिवार को भी कमजोर करते जा रहे हो। सीधी सीधी बात यह है। राजनीति के चक्कर में बाहर से खतरा बढ़ रहा है तो घर परिवार एक होना चाहिए ना भाई, यूनाइट होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, बाहर से खतरा बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अंदर भी चीजों को कमजोर कर रहे हैं। मतलब एक देश में क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे कितने देश बनाना चाह रहे हो यार? तो स्थिति नाजुक है, कहने का मतलब ये है, सही नहीं है। मीडिया क्या बताता क्या नहीं, मैं ना देखता हूं ना मुझे मतलब है उससे। स्टील इंडस्ट्री, बोलो। पर ये ऐसे इश्यूज है ना, इन पे बोलोगे तो यूट्यूब चैनल बंद कर दो। जर्नलिस्ट वगैरह क्या है, कोई कुछ बोल रहा है तो यूट्यूब चैनल बंद कर दो, बोलना ही मत दो, मीडिया दिखाए नहीं, और जो बोल रहा है उसको भी चुप करा दो, ताकि सबको अच्छा फील हो कि ऑल वेल, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील इंडस्ट्री इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम? SOx, सल्फर ऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है, CO, CO2, चारों चीजें रिलीज कर रहा है, चारों चीजें रिलीज कर रहा है। समझदारी इसमें है, कोई कुछ कह रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया जाए, इंप्रूव किया जाए। किसी को चुप कराने से, बात को दबा देने से बात खत्म नहीं होगी।
कोई समस्या है तो उसको उसको ठीक किया जाए, नहीं तो परेशानी सर पे पड़ेगी तब समझ आएगा। देखो इधर अर्थ आवर, अर्थ आवर, अर्थ आवर मार्च के महीने में, मार्च के मंथ में हर साल होता है सैटरडे के दिन, सेकेंड लास्ट सैटरडे और लास्ट सैटरडे। सेकेंड लास्ट सैटरडे भी हो सकता है, लास्ट सैटरडे भी हो सकता है। तो 1 घंटे के लिए लाइट स्विच ऑफ करने वाला इवेंट है, 1 घंटे के लिए लाइट स्विच ऑफ करें, ये इवेंट है अर्थ आवर। इसको शुरू किसने किया था? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम प्लस WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यूनेस्को नहीं है इसमें, तो पहला गलत। ये यूनेप और WWF का इनिशिएटिव था, यूनेस्को का नहीं। तो ये एक इवेंट है जिसमें 1 घंटे के लिए हर साल लाइट स्विच ऑफ करना, अर्थ आवर। और इसका मोटिव क्या है? लोगों को जागरूक करना, एनर्जी बचाना मोटिव नहीं है, लोगों को जागरूक करना कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद मिलेगी। ये एक तरह से जागरूकता फैलाने का इवेंट है। 2 और 3 करेक्ट है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। देखो लिखा हुआ है। तो WWF और UNEP, नहीं UNEP, एक सेकेंड, WWF का प्रोग्राम 8:30 से 9:30 लाइट बंद करना, ये इनिशिएटिव है। 2007 में शुरुआत हुई थी और हर साल मार्च के महीने में होता है, सेकेंड लास्ट सैटरडे या लास्ट सैटरडे भी हो सकता है। UNEP वाला नहीं है, ये WWF ओनली है। इसमें UNEP भी नहीं है। जो अर्थ डे वाला प्रोग्राम है वहां पर है, वो अर्थ डे वाला प्रोग्राम है यूनेस्को का, 22 अप्रैल। अर्थ डे जो होता है वो यूनेस्को वाला प्रोग्राम है, वो 22 अप्रैल का है। ये वाला प्रोग्राम WWF का है, पढ़ा रखा है, एनवायरमेंट डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अर्थ आवर एक जो इवेंट है वो UNEP का भी नहीं, वो इसका है, WWF का है। जो मैं वहां पे दोनों कह रहा था, दोनों नहीं है, WWF का है। यहाँ मैंने ये लिखा था ना कि प्लस, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं, इन दोनों का नहीं है, अकेले इसका है, WWF का अकेले इसका प्रोग्राम है। मार्च के महीने में 1 घंटे के लिए लाइट स्विच ऑफ करना, 8:30 9:30 रात में। लास्ट सैटरडे भी हो सकता है, सेकंड लास्ट सैटरडे भी हो सकता है। यूनेस्को का जो प्रोग्राम है उसका नाम है अर्थ डे, 22 अप्रैल। बंगाल का जो विभाजन कर्जन ने किया था 1905 में, ये कब तक चला? बंगाल का विभाजन जो उस समय हुआ था वो बाद में रद्द हो गया था। तो यही कह रहा है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर्जन ने कराया था वो कब तक चला था? लास्टेड अंटिल, इसके द्वारा जो विभाजन कराया गया ये कब तक चला? जब 1911 में किंग जॉर्ज V भारत आया दिल्ली दरबार के मौके पर, तब उसने रद्द कर दिया था इसको, क्योंकि इसका विरोध हुआ था। यहाँ पर बंगाल का विभाजन जो कर्जन ने कराया था, इसका विरोध हुआ था, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट भी चला था इंडिया में। तो किंग जॉर्ज V जब 1911 में आया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, हार्डिंग था उस समय, हार्डिंग ने किया था आयोजन। तो 1911 में इस फैसले को रद्द कर दिया गया था। और 1911 ही वो साल है जब कैपिटल इंडिया की कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। 1911 में ही कैपिटल ट्रांसफर भी हुआ था कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर 1911 में हुआ था। Which of the following are tropical grassland? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और एक सवाल और है, इनमें से कौन किस देश में पाया जाता है? ये जो ग्रासलैंड वगैरह लिखे हैं, कौन सा किस कंट्री का? प्रेरीज को कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये नॉर्थ अमेरिका, यूएस का है, यूएस। पंपास है साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो ये तो टेम्परेट एरिया है, ठंडा इलाका है दोनों। सवाना जो है ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, सवाना जो है अफ्रीकन ग्रासलैंड, अफ्रीकन ग्रासलैंड ट्रॉपिकल एरिया है। स्टेपी यूरोप का है, स्टेपी यूरोप का। तो देखो यहाँ लिखा भी है, स्टेपी यूरोप का ग्रासलैंड है, ठंडा इलाका। पंपास अर्जेंटीना, प्रेरीज ये अर्जेंटीना, वो अमेरिका। तो ट्रॉपिकल एरिया का ग्रासलैंड सवाना जो है ट्रॉपिकल क्षेत्र पड़ता है, अफ्रीका, अफ्रीका का ट्रॉपिकल एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे केन्या जैसे। नेचुरल रबड़ का
हमारा कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है इसमें? नेचुरल रबर प्रोडक्शन में हमारा कौन सा स्टेट इसमें टॉप पर है? नेचुरल रबर प्रोडक्शन इंडिया का कौन सा स्टेट टॉप पर? केरल। केरल। लैंडफिल साइट जो होती हैं, जहां वेस्ट को डंप किया जाता है, वहां से कौन सी गैस एमिट होती है? सैनिटरी लैंडफिल्स जो होते हैं या डंपिंग साइट्स जो होती हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं वो? क्या आंसर होगा बोलो? सैनिटरी लैंडफिल या डंपिंग साइट कौन सी गैस एमिट करती है? मीथेन। यहां से गैस आती है मीथेन। तो सैनिटेशन वाला टॉपिक भी है यूपीपीएससी में, वहां पर भी ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछ सकता है लैंडफिल साइट से कौन सी गैस आती है? मीथेन। बैट जो होता है या डॉल्फिन जो है, ये ब्लाइंड है, इनको दिखता नहीं है। अपने मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये कौन सी रेडिएशन एमिट करते हैं? कौन सी वेव प्रोड्यूस करते हैं? अपने मोशन को कंट्रोल करने के लिए, अब इनको दिखता तो है नहीं, तो अपना मोशन कंट्रोल करने के लिए कौन सी वेव प्रोड्यूस करते हैं? देखो, हमारी जो ऑडिबल रेंज होती है, जो साउंड हम सुन सकते हैं, वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। ये हमारी ऑडिबल रेंज है, यही साउंड हम सुन सकते हैं। ऑडिबल रेंज 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज, यही साउंड हम सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया? 20,000 किलो हर्ट्ज लिख दे या 20,000 हर्ट्ज लिख दे, एक ही बात है। ऑप्शन में ये मत कहना ऐसा 20 किलो हर्ट्ज तो लिखा नहीं था, तो 20 किलो हर्ट्ज नहीं लिखा होगा तो 20,000 हर्ट्ज लिखा होगा। किलो हर्ट्ज को इसमें कन्वर्ट तो कर ही लोगे। तो जो हम सुनने वाली रेंज है, इतना साउंड हम सुन सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं 20 से लेकर 20,000। इसके नीचे की जो रेंज होती है उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड। हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा या गैंडा, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो उस साउंड को भी सुन सकते हैं। अर्थक्वेक में भी पढ़ाया था मैंने, इंफ्रासाउंड अर्थक्वेक आने पर भी प्रोड्यूस होता है, और कुछ एनिमल को पता लग जाता है क्योंकि वो उस साउंड को सेंस कर सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज के नीचे चले जाओगे उसे कहते हैं इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज के नीचे चले जाओगे तो इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासाउंड, इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड कह लो। और 20,000 के ऊपर चले जाओगे, अगर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर साउंड अगर है, उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। 20,000 के ऊपर है अल्ट्रासोनिक। अब ये इतना तेज होता है कि ये भी नहीं सुन सकते हम, ना हम 20 हर्ट्ज के नीचे सुन पाएंगे, ना 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज के नीचे इंफ्रासाउंड, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड जो टेस्ट भी किया जाता है, पेट वेट का जो पता किया जाता है, उसमें भी यही वेव यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव, इतने से ज्यादा साउंड वेव यूज होती है ये, इसको भी आप सुन नहीं सकते, इसको भी नहीं सुन सकते। तो बैट या डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक। अब ये ब्लाइंड होते हैं, अपने मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये अपने मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। रोहित का क्या क्वेश्चन है? यूपीपीसीएस 2025 का बैच कर सकते हैं रोहित? उसमें जो भी लाइव एक्सेस है वो तो दे ही रखा है मैंने। यूपीपीसीएस वाले बैच में जो लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ था वो सब्जेक्ट सारे पढ़े ही हैं। लाइव में भी जितना चल रहा है वो सारा लाइव एक्सेस उसको दे रखा है। फिर से अभी लाइव में सब्जेक्ट जो जो आएंगे वो सारा एक्सेस उसको रहेगा। तो यूपीपीसीएस 2025 वाला बैच वो यूपीपीसीएस और 71st बीपीएससी दोनों को कवर कर रहा है। यूपीपीसीएस 2025 और 71st बीपीएससी दोनों के लिए वो कॉमन बैच है। जितना भी लाइव एक्सेस नया वो उनको दिया हुआ है, और जो बाकी छोटे मोटे एग्जाम एसएससी जेई और ये सब जो पेपर देंगे, न्यू जीएस बैच 2025 वाला जो है उसको भी लाइव एक्सेस है। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम भी है वो सारा लाइव चलता रहेगा उसके अंदर, वो परेशान नहीं होना। लाइव एक्सेस उन सारे बैचेस को है, जो भी नए बैच, जो भी बैच चल रहे हैं, लाइव सब्जेक्ट सब उनको दिए जा रहे हैं। अभी भी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मैं करवा रहा हूँ, सारा एक्सेस तो दे रखा है उनको। भाई आरोहण पे जो भी ज्वाइन किया है, मुझे ये मालूम है ना कि मान लो पिछली बार कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया हो तो फिर एग्जाम देगा। तो जो बैच आरोहण पे ऑलरेडी थे, लाइव एक्सेस ऑलरेडी उनको दे रखा है, तो नया स्टूडेंट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ इनमें से क्या करेक्ट मैचिंग नहीं है?
बिना किसी डाउट के आरोहन का जो बैच है पीसीएस वाला या न्यू जीएस बैच 2025 वाला कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइव जो भी चलेगा सब उसमें अवेलेबल रहेगा। नॉट करेक्टली मैच, नॉट बताना है। बैंकिंग यूनियन लिस्ट में है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, एजुकेशन कॉन्कुरेंट में है, स्पोर्ट्स कॉन्कुरेंट में है। क्या गलत है वो बताना है, नॉट करेक्ट। बोलो भाई, कौन इसमें से सही नहीं है? चिल्ला चिल्ला के बताया था कि इंडियन क्रिकेट टीम कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम नहीं है, वो प्राइवेट है। स्पोर्ट जो है स्टेट सब्जेक्ट है। जो स्टेट की टीमें खेलती हैं, यूपी की टीम क्रिकेट खेल रही है, रणजी ट्रॉफी खेल रही है, तो स्पोर्ट स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का नहीं। स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल नहीं। ये गलत मैचिंग है। ये सब लिखे भी हैं कौन सब्जेक्ट किस में आता है एक्सप्लेनेशन में। The idea of including the emergency provision संविधान में कहां से बोरो किया गया? इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाए, ये जर्मनी से लिया गया था। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कर दिया जाए, वो जर्मनी। पर कंसेप्ट कहां से लिया गया था? अच्छा, ऑप्शन भी इसके ठीक नहीं दिए हुए, ऑप्शन में भी गलती है। ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं दिए हुए हैं। ये जर्मनी आंसर दे रहा है, पर जर्मनी से तो ये था फंडामेंटल राइट सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट सस्पेंशन लिख लो यहां पर। फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी में, ये क्लॉज कहां से लिया गया था? जर्मनी। पर इमरजेंसी का ही कंसेप्ट कहां से लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वहां पढ़ाया था मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो यहां लिखा हुआ है, जर्मनी से जो लिया गया था वो ये था, फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। और आपसे कोई कहे कि इमरजेंसी का कंसेप्ट ही कहां से लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये पढ़ाया हुआ है पॉलिटी में, सेम लाइन लिखाई हुई है। इसमें से कौन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? कौन इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? बोलो। रिन्यूएबल सोलर विंड ये सब रिन्यूएबल होते हैं, तो विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है। ये क्वेश्चन है पोर्ट्स के बारे में, विशाखापट्टनम, कोची, ये सब भी लिखवा रखा है। ज्योग्राफी में पोर्ट्स के बारे में लिखवा रखा है। विशाखापट्टनम डीपेस्ट है, विशाखापट्टनम इसमें से डीपेस्ट पोर्ट है। एनिमल सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है, गलत है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था एक एग्जाम में, और क्वेश्चन ही गलत पूछा था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था और क्वेश्चन ही गलत था। एनिमल सेल वॉल किसका बना होता है? एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन बोल सकता था कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है। सेल मेम्ब्रेन अगर कहे तो आप कह सकते हैं लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन पूछता तो लिपिड बाइलेयर, पर ये सेल वॉल लिखा है। सेल वॉल एनिमल सेल में होती नहीं है, टर्म गलत यूज किया है। प्लांट में होती है, बैक्टीरिया में होती है, एनिमल में नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। कौन सा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है? क्या लगाएं? कौन सा कॉन्टिनेंट, डेजर्ट कौन सा है, कहां पर? अफ्रीका में है कालाहारी, एशिया में है गोबी डेजर्ट, अटाकामा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मोजावे। एशिया में गोबी, अफ्रीका कालाहारी, नॉर्थ अमेरिका मोजावे, साउथ अमेरिका अटाकामा। इसमें मोजावे छोड़ के बाकी तीन तो पढ़ाई ज्योग्राफी में पढ़े हुए हैं। मोजावे छोड़ के तीनों ज्योग्राफी में पढ़े हुए, मार्क कराए हुए मैप में। टकला मकान डेजर्ट वगैरह बताया था, टकला मकान, गोबी सब पढ़ाए थे।
इसमें से कौन कौन सी बीमारी वैक्सीन से प्रिवेंशन हो सकता है, वैक्सीन जिनके लिए अवेलेबल है, कौन कौन सी बीमारी है जिसका वैक्सीन से इलाज है, वैक्सीन से हम कंट्रोल कर सकते हैं? बोलो। एक तो वैक्सीन होता है डीपीटी का वैक्सीन, डीपीटी का वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस इनको कवर कर लेता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, पर्ट्यूसिस को ही हम हुपिंग कफ भी कहते हैं। तो पर्ट्यूसिस और टिटनस का वैक्सीन तो डीपीटी होता ही है, ये दो तो वैसे ही कवर हो गए। पोलियो का भी वैक्सीन हम जानते हैं, और लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, इसका भी वैक्सीन है। चारों सही है, चारों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ईईजी ये किसका टेस्ट होता है? ईसीजी होता है हार्ट के लिए, ईईजी होता है ब्रेन के लिए। ईसीजी होता है हार्ट के लिए, ईईजी होता है ब्रेन के लिए। एक ये क्वेश्चन आने का चांस है, राणा सांगा लगातार न्यूज में चल रहे हैं, राणा सांगा लगातार न्यूज में चल रहे हैं, तो राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था 1527 में, उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ खानवा। 1527 इस साल में ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आएगा, देखना इस साल में ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आपको मिलेगा। बैटल ऑफ खानवा का युद्ध 1527 में, बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर जीत गया था। पंद्रह 27 बैटल ऑफ खानवा इनके बीच हुआ था। तो जो डी ऑप्शन लिखा है राणा प्रताप और अकबर, गलत, नॉट करेक्ट पूछा है, नहीं क्या पूछा? करेक्ट मैचिंग, करेक्ट वाला बताना, ये तो इनकरेक्ट है डी वाला। सही आंसर होगा बैटल ऑफ खानवा, बाबर वर्सेस राणा सांगा, तो डी गलत है। बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं शेरशाह, ये सही है। बैटल ऑफ चौसा हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, करेक्ट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। और सेकंड बैटल ऑफ तराई, सेकंड बैटल ऑफ तराई जयचंद और मोहम्मद गौरी, नहीं, सेकंड बैटल ऑफ तराई हुई थी पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। सेकंड बैटल हुई थी पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी 1192 में, पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। फर्स्ट बैटल तराई में पृथ्वीराज जीते थे, गौरी को हराया था। अगले ही साल सेकंड बैटल हुई, गौरी जीता, पृथ्वीराज हारे। तो पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, थर्ड वाला सही है, बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं वर्सेस शेरशाह। देखो लिखा है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। अब राणा सांगा के ऊपर काफी चर्चा चल रही है, व्हाट्सएप देख देख के लोग कुछ भी मान के बैठ जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा एग्रेशन। अरे सबसे अच्छा है पढ़ लो, व्हाट्सएप को मत पढ़ो, व्हाट्सएप के अलावा जो बाकी सोर्सेज उनको पढ़ लो। आपको लग रहा है कोई एक ऑथर ने मैनिपुलेशन किया है तो 3-4 को पढ़ लो, 3-4 को पढ़ लोगे, 5-10 को पढ़ लोगे, तब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर किसी को वाकई जानना है, पर जानना किसी को है नहीं, व्हाट्सएप में कुछ आया और मान लिया। अगर वाकई राणा सांगा के बारे में जानना है कि क्या कहानी थी पूरी की पूरी, हिस्ट्री में हालांकि मैंने पढ़ाया भी था, हिस्ट्री में बताया भी था। अब कोई कह रहा है कि एनसीईआरटी किताब मैनिपुलेटेड है, तो भाई 5-10 ऑथर पढ़ लो, फॉरेन पढ़ लो, कुछ इंडियन पढ़ लो, मिक्स पढ़ लो, वहां तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा। तो जब पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी क्या सही था क्या गलत था। पर पढ़ना किसी को नहीं है, शिक्षा नहीं होगी ना जब, तो यही होगा। जब लोग शिक्षित नहीं होंगे तो यही होगा, भेड़ चाल, किसी ने कुछ कह दिया चल दो बस। अरे क्या पता बहुत अच्छी चीजें मिल जाए, पढ़ेंगे तब तो पता लगेगा। क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए जो पता ना हो, पर जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कहां से पता चलेगा? फिर तो किसी ने कुछ कहा मान लो। एजुकेशन बहुत जरूरी है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज एजुकेशन। ज्यादातर परेशानियों को दूर करना है तो लोगों को एजुकेट करो। एजुकेशन होगा तो किसी के कहने से ऐसे ही नहीं मान लेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। और एजुकेटेड नहीं होंगे तो लगेगा सामने वाला सही कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेस, भिम्बेटका, बादामी, खजुराहो, प्री हिस्ट्रिक केव पेंटिंग। प्री हिस्ट्रिक का मतलब 20,000 30,000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, बहुत पुराना, मतलब प्री हिस्ट्रिक मतलब बहुत पुराना, 10,000 20,000 30,000 साल पुराना केव पेंटिंग। भिम्बेटका में तो है ही, भिम्बेटका की जो पेंटिंग है 20-30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भिम्बेटका मध्य प्रदेश में है।
आजकल तो ये स्थिति है कि टीचर ही अगर खोल के कोई चीज बताना चाहे तो बता ही नहीं सकता है। पहले ही लोग प्री माइंडसेट जो लेके बैठे हुए हैं, अधूरी नॉलेज, वो समझेंगे ही नहीं। गांधी के बारे में आप समझाना चाहो, किसी के बारे में कुछ समझाना चाहो, पहले एक प्री माइंडसेट है। अब दिक्कत क्या है, खतरनाक बात यह है कि सामने वाले को पता भी नहीं, नॉलेज भी नहीं, अधूरा ज्ञान है। आप कुछ बोलोगे वो पहले ही भड़क जाए। तो जब कोई समझना चाहेगा, सीखना चाहेगा, ध्यान से चीजों को सुनेगा, एनालिसिस करेगा, तभी तो जान पाएगा क्या सही क्या गलत। किसी को आइडियलाइज करना है, नहीं करना है, पहले पूरी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। और इतनी खतरनाक स्थिति है कि बड़े से बड़े प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के इतने बड़े प्रोफेसर रघुराम राजन, उनको भी लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है किसी लॉजिक के ऊपर, क्योंकि लोग समझना ही नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पढ़ना ही नहीं है, मतलब शिक्षा जो है किनारे कर दिया लोगों ने बिल्कुल, एजुकेशन को। अमेरिका सुनीता विलियम्स को स्पेस से वापस ले आया, हम यहां औरंगजेब की कब्र ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या करना है उससे। बताओ भाई, ये बताओ। खजुराहो बहुत बात का है, खजुराहो चंदेल राजाओं ने 11वीं सदी में बनाया, ये तो 11वीं सेंचुरी का है, बहुत बात का है, चंदेल राजाओं ने बनवाया खजुराहो। तो प्री हिस्ट्रिक केव पेंटिंग भीमबेटका ही है इसमें, भीमबेटका। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट का प्रावधान किस एक्ट में आया? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट का प्रावधान किस एक्ट में आया? सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स। अब इस पर बहुत बात होती है ना, जिन्ना की मुस्लिम पॉलिटिक्स, सिर्फ मुस्लिम एजेंडा था, बहुत चर्चा होती है। इस पर नहीं बात करते लोग कि जिन्ना खुद ही हिंदू थे। कुछ लोगों को सरप्राइजिंग लग रहा होगा, जिन्ना खुद ही हिंदू थे। चेना भाई ठक्कर नाम सर्च करना, उनके दादा पिताजी खुद हिंदू थे। कन्वर्जन क्यों हुआ ये नहीं पढ़ेंगे, क्यों उन्होंने खुद को कन्वर्ट किया, क्या रीजन था, या पिताजी ने कन्वर्ट क्यों किया। शायद मैंने भारत और गांधी वाले वीडियो में बताया था, जहां तक मुझे ध्यान है बताया था मैंने वहां। सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये था। सुंडा ट्रेंच लाइज इन। सुंडा ट्रेंच कहां पर है? ट्रेंच मतलब समुद्र के अंदर भी गड्ढा बना हुआ है और नीचे जाने के लिए। समुद्र के अंदर भी गड्ढा बना हुआ है और नीचे जाने के लिए। सुंडा ट्रेंच लाइज इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। The loss of the ozone layer has serious implication for the quality of the environment because ओजोन लेयर का लॉस चिंता का विषय है। क्यों? ओजोन से हमें क्या फायदा मिल जाता है?
ओजोन लेयर का लॉस हमारे लिए ज़्यादा चिंता की बात हो जाएगी। ओजोन बेसिकली क्या करता है? द लॉस ऑफ द ओजोन लेयर, इसका सीरियस इम्प्लीकेशन होगा, एनवायरमेंट क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि ओजोन हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। क्योंकि ओजोन हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। एक ये क्वेश्चन बताओ, मैचिंग का क्वेश्चन है। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? मैचिंग बताना है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? महानंदा वेस्ट बंगाल, लखारी वैली उड़ीसा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, और चंद्रप्रभा चंदौली जिला, चंदौली उत्तर प्रदेश। अब स्टेट एग्जाम में ये पूछ लेता है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। स्टेट एग्जाम में ये पूछ लेता है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। चंदौली जिला उत्तर प्रदेश, स्पेलिंग उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है टंगस्टन को यूज क्यों करते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। टंगस्टन जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों यूज किया जाता है? टंगस्टन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट में क्यों करते हैं? और फ्यूज वायर का क्यों करते हैं? घर में जो फ्यूज वायर लगाई जाती है उसका यूज क्यों होता है? दोनों क्वेश्चन बताओ। टंगस्टन बल्ब में फिलामेंट के रूप में यूज होता है मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण, और फ्यूज वायर में जो फ्यूज लगाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, ताकि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, कोई रिस्क का केस है, तो वो शॉर्ट सर्किट मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर दे। फ्यूज वायर जो लगाते हैं उसका पर्पस ये होता है, मेल्टिंग पॉइंट वहां लो होता है, ताकि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई रिस्क अगर हो सकता है, तो वो मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर दे ताकि बाकी सब सेफ रहे, बाकी सब बचा रह जाए। ठीक है, चलो अब कल देखेंगे इसके आगे कहानी कल देखेंगे। तो वही मैंने बताया, यूपीपीएससी यही आरआरबी वाले जिनका भी 70-80% सिलेबस कंप्लीट है, क्वेश्चन और रिवीजन पर ही ज़्यादा फोकस करें। नया कुछ पढ़ रहे हैं तो दिन का जो टाइम है, मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हो और 70-80% तैयार है, कुछ नया टॉपिक पढ़ना है, तो नए टॉपिक को 20% से ज़्यादा टाइम मत दें, बाकी 80% टाइम क्वेश्चन रिवीजन, मेजॉरिटी टाइम क्वेश्चन रिवीजन में ही जाना चाहिए। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह वहाँ मिल जाती हैं। ओके क्लास, थैंक यू।